जब आप मैच्योर हो जाते हो ना, प्यार के लिए जगह नहीं बचती है। तो मैच्योरिटी आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा भी हो जाए, ये इतना पैसा कमाती, मैं इतना पैसा कमाता हूँ। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। और यदि वो कैलकुलेशन से भी बढ़ना चाह रहा है कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो पहले होती कि तुम ये नहीं अच्छा, तुम्हारा ये नहीं अच्छा, वो तो पहले सॉर्ट आउट हो गया। मैं ये मानता हूँ कि पहले के टाइम पे लोग डाइवोर्स से बहुत ज्यादा डरते थे, स्पेशली लड़कियां। आज की डेट में वो नहीं रहेगी। तो समझदार होना तो अच्छी बात है। जो लड़की की शादी हुई 20 में 17 में, और यदि आज वो अवेयर है कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, तो वो क्यों ना उसको चेंज करे। सोसाइटी किसने चेंज करनी है? हमने ना। बताइए कि आज की डेट में एक बार दो बार नहीं मिलते, ज्यादा बार। उस टाइम पे तो आप अपना बेस्ट वर्जन शो करोगे ना। वो तो एक वो पीस आप शो करोगे जो शोरूम के फ्रंट पे लगाया जाता है। लॉटरी है, दोनों में है, लव मैरिज में भी, अरेंज मैरिज में। बट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो ना, तो डाइवोर्स के चांसेस 1 से 2% होते हैं। वहाँ तो आपने खूब परखा, जांचा, टेस्ट किया, तो फिर ये डाइवोर्स का परसेंटेज क्यों बढ़ गया? पहले आएंगे अरेंज मैरिज। डॉक्टर रमनजोत जी, स्वागत है आपका पंचायत विद रोहित में। थैंक यू सो मच रोहित। आई एम गुड। मैम, आप एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं जी। मैं चाहूँगा कि आज का जो पॉडकास्ट हम लोग शूट करें ना, तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक प्रॉपर ना नोट लेके बैठिए, क्योंकि आज मैं बहुत सारी आपसे मेंटल हेल्थ रिलेटेड अलग अलग जनरेशन की, अलग अलग एज ग्रुप की बातें करने वाला हूँ। और आई होप कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे ना, तो वो शायद थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम ज्यादा कर पाएंगे। राइट। तो मैम, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने बहुत टाइम तक इस फील्ड में वर्क किया है और अलग अलग क्लाइंट आपके पास आते रहे हैं। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्लाइंट किस चीज़ के रिगार्डिंग आपके पास आते हैं? कौन सा ऐसा इशू है जिसके सबसे ज़्यादा क्लाइंट आपने कैटर किए हैं? स्ट्रेस। यस। स्ट्रेस के तो बहुत सारे, मतलब स्ट्रेस का बेसिक रीज़न किस वजह से वो स्ट्रेस आ रहा है? डिपेंड करता है कि कौन सा एज ग्रुप आ रहा है मेरे पास। Okay. एज ग्रुप आ रहा है कॉलेज का, तो ऑब्वियस है उसको स्ट्रेस होगा, या तो अपनी करियर को लेकर होगा, या कुछ आजकल जो फेमस है कि रिलेशनशिप में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से। फिर एडल्ट आते हैं, उनकी कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। मतलब हर एज ग्रुप की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग स्ट्रेस है। तो ज़्यादातर लोगों को 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेस, एक रिलेशनशिप स्ट्रेस, प्लस तीसरा आप बोल दीजिए प्रोफेशनल स्ट्रेस। फैमिली का ले लेते हैं, फैमिली का या फिर वर्किंग जो जहां पर वो काम कर रहे हैं, जहां से वो पैसा कमा रहे हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के मिले अपने को? इन तीनों में सबसे ज्यादा यदि मैं जो पहुंचते हैं वो तो रिलेशनशिप वाला पहुंचेगा। जो फाइनेंशियली कुछ ऐसी दिक्कत से जा रहा है, तो वो खुद पहले अपने आप को उसको पता ही नहीं चलता कि समथिंग इज गोइंग ऑन विद मी, क्योंकि वो बेचारा अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में लगा हुआ है। जब तक उसको वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, देखो ना, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। मेरे पास खाने के लिए पूरा है, पहनने के लिए अच्छा है, तभी मैं दूसरी चीजें सोच सकूंगा ना। तो फिर वो जब ये सारी चीजें कंप्लीट होती है, देन आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में उसको इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर फैमिली उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, वो सारी जजमेंट तो नहीं कर रही हर चीज में। तो डिपेंड करता है, हम किसी एक चीज को लेके नहीं चल सकते कि यही स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। मतलब ये कोरिलेटेड है। आपको नहीं लगता कि आपके एक्सपीरियंस में कि जितने आपके पास पेशेंट आए होंगे स्ट्रेस को लेके, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली साउंड होंगे, उनके पास पैसा होगा? Yes. तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये आता है कि वो एक ये अमीरों का चोचला बन जाता है कि यार पैसा आ गया, अब सब कुछ आ गया, अब तो यार स्ट्रेस होना मेरे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं स्ट्रेस नहीं शो करूंगा तो यार मैं कैसे एक सोसाइटी में फिट होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो स्ट्रेस है, जिसको हम कहते हैं, एक स्ट्रेस हमें मोटिवेशन देता है। वो सबके लिए जरूरी है, मेरे लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें कम्पीट करना है आगे। स्ट्रेस ही नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ कैसे पाऊंगी? मुझे आगे जाना है ना। एक है कि स्ट्रेस जो है मुझे वो पीछे खींच रहा है, मैं कॉप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि उसे कॉप अप कैसे करना है और इससे बाहर निकल के मैं अपने आप को अचीव कैसे कर पाऊँ, उसमें डिफरेंशिएट करना। और जो आप अमीरों की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं है। यदि मुझे पता चल गया मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन ये मेरे में बाधाएं आ रही हैं, तो मैं उसको ओवरकम करने के लिए एक थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा, ना कि चोंचले की वजह से। आजकल तो लोग जाना ही नहीं चाहते, आधे से ज्यादा ऑनलाइन आते हैं। हो रही है धीरे धीरे मेंटल अवेयरनेस, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक सोशल टैबू है कि ठीक है मुझे जाना है, ऐसा नहीं है। लोग अभी भी हेजिटेट फील करते हैं। बट स्टिल आई फील कि अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फीस भी पे करना है, आपको कुछ पैसा भी खर्च करना है।
तो ये जनरली देखा गया है कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है ना, वो कुछ ना कुछ या तो स्ट्रेस का बहाना ढूंढ रहे हैं, या फिर जो पैसा उनका बढ़ रहा है, जो पैसा जिस तरीके से उन्होंने कमाया है वो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एग्जैक्टली। तभी ना हर चीज बैलेंस में हो तो अच्छी लगती है। मेरे को सेटिस्फेक्शन जरूरी है। पैसा आ गया, इसकी लिमिट तो कभी पूरी नहीं होगी ना, तो वो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पर है, मेरा हैप्पीनेस लेवल कहाँ पर है, वो मुझे देखना पड़ेगा। कि मतलब एक मैं चलता ही जा रहा हूँ अपनी सारी लाइफ मैंने इसी पर की, और तो वो तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा। जब उसे समझ आता है कि ये समझ उसको नहीं आ रहा होता, लेकिन जब इतनी समझ आ जाएगी ना कुछ प्रॉब्लम है, समझो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्योंकि जब हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, आज की डेट में ये कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत फेमस हो रहा है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा काम करा रही है। राइट। बीच में अभी एक ऐसी भी आवाज़ उठी थी कि एक लाइफ वीक में आप 5 days वर्क कराएंगे और केवल 8 घंटे वर्क कराएंगे। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपको कंपनी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए सैलरी दे रही है, अगर आपसे वो काम करा रही है तो वहाँ पे आपको बैलेंस चेक करना है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। मैं उस लेबर को देखता हूँ जिसको दिन का 500 रुपये मिलता है और वो सुबह से काम करना शुरू करता और रात तक अपना काम खत्म करता, तब जाके वो गिड़गड़ा के कहीं 500 रुपये कमा पाता है जी। उसको वर्क लाइफ बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, उसको मेंटल इशू कभी नहीं होता है। I'll tell you, there is a difference ना। Okay. उनका स्टेटस क्या है? अभी मैं यदि अपनी जो हाउस होल्ड हेल्प है उससे अपना कंपैरिजन करने लगूँ, ये सोच के चलिए, स्पेशली फॉर ये जो हाउस वाइफ्स हैं, यदि हम एक दिन मेरे में आ गया कि झांसी की रानी टाइप की, आई विल डू ऑल द वर्क बाय माई सेल्फ ओनली, है ना, आता है 2 दिन के लिए आएगा, तीसरे दिन आपका मेंटल जो वो लेवल डाउन आ जाएगा। यू विल स्टार्ट लिविंग लाइक दैट ओनली कि मेरी लाइफ ही क्या है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपका वो जो डिग्निटी है, जो आपका वो स्टेटस है, जो प्रोफाइल आप कैरी कर रहे हैं, उसके कुछ मायने हैं। यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद द लेबर। उनका अलग है, उनकी देखो उनकी स्ट्रेस भी अलग है। उनको नहीं, उनका क्या स्ट्रेस है कि उनको सिर्फ अपनी जो बेसिक नीड्स पूरी करनी है। आपको ग्रो भी तो करना है ना। हर कोई अंबानी बनना चाह रहा है, जो वो लेबर कर रहा है वो ये तो नहीं चाहेगा कि मैं अंबानी बन जाऊं, और यदि वो चाहेगा तो वो बन पाएगा, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं। उनकी उतनी ही है कि मुझे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, देन ओके। जितनी बड़ी सोच लेके चलोगे ना, वहां तक पहुंचने में स्ट्रेस तो फिर पार करना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वो जो आप कह रहे हैं कि जो बड़ी वाले हैं उनको ही स्ट्रेस है या वो उन्होंने एक अपना वो बना लिया, ऐसा नहीं है। अच्छा। हमें आगे जाने के लिए एक स्ट्रगल के थ्रू जाना पड़ता है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। स्टिल थोड़ा सा ये सोशल टैबू बन गया है और लोग ना कंफर्ट के नाम पे कुछ भी मांगने लगे हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आप देखो इंडिया में ना 85% पॉपुलेशन है जिसको हम लोग गरीब मान सकते हैं, तो है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन जो डेटा बोलता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ ना, तो वो मैं देखता हूँ उन्हीं 15% या 10% लोगों के पास ज़्यादा रहती हैं, जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसके पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए आई गेस टाइम ही नहीं है। जो इस चीज को फालतू मान रहा है ना, हाँ। वो स्ट्रेस में आएगा ही नहीं ना। मैंने बताया ना, उसकी सोच वहीं तक है कि ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे जैसे वो आगे ग्रो करेगा तो वैसे सोचो ना, कंपटीशन भी तो है आगे। जो बड़ी जो शार्क्स बैठे हुए हैं बिजनेस में, वो भी तो उसको खाने के लिए तैयार हैं। जो छोटा सा है वो जो बंदा आप लेबर की बात कर रहे हो, उसकी उसमें इतना नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, ये नहीं है कि इससे ये उन्होंने अपना कोई नहीं चाहता कि मैं जाके मेंटल स्ट्रेस लूं और किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊं या दूसरे जाने। इतनी ज्यादा अभी वो नहीं आया कि हम इसको एज अ वो लेके स्टेटस सिंबल लेके चलें कि आई एम गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। इतना अभी रोहित, इतनी अभी टाइम आएगा, वो जिस हिसाब से चीजें चल रही है वो टाइम आएगा। राइट। अच्छा, मैरिज के बारे में आप क्या बताओगे कि जो आज की यंग जनरेशन है ना, वो जिस तरीके से मैरिज से दूर होती जा रही है, वो मैरिज को एक आई डोंट नो क्या मैं उस वर्ड को डिफाइन करूंगा। पहले तो मैरिज को बोला जाता था कि एक दूसरे के पूरक हैं आप, लेकिन आज की डेट में मैरिज को इतना बड़ा टैबू बना लिया गया है और एक कॉर्पोरेट की तरह उसको डील कर रहे हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी?
जो आपने बोला कि कॉर्पोरेट की तरह डील कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो हमने सोच ही लिया ही। पहले क्या था कि एक एज आए कि 20 के हुए या इवन उससे पहले भी कि एक सोसाइटी का एक वो बन गया था कि इस एज में शादी और सेटल, ठीक है ना। अभी क्या है, दोनों जो है इवन बॉय और गर्ल, मैं दोनों की बात करूंगी कि वो उनका वो करियर को प्रेफरेंस दे रहे हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। फिर जो है आजकल टेंशन इतनी है, और यदि उनके पेरेंट्स वर्किंग है या नहीं है, या आसपास इतनी टॉक्सिटी देख रहे हैं, वो रिलेशनशिप में डिवोर्स देख रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देख रहे हैं, दोनों तरफ से, नॉट ओनली विद विमेन, इवन फॉर मैन ऑल्सो। तो वो सारी चीजें, और उनको लगता है कि मुझे अपने इमोशंस, और ठीक है यदि मेरे को अच्छा लगेगा एक स्टेज पर आगे, अभी मेरे करियर का टाइम है, लेकिन पहले तो था ना कि हाँ 20 के हुए तो शादी करना मेन है, अभी उनका करियर भी मायने रखता है। फिर उनको जितनी भी अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है कि पहले मुझे इसके साथ इमोशन अपने जो है वो शेयर करने चाहिए, इमोशन स्टेबिलिटी है या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे यूथ जो है थोड़ा सा पीछे जा रहा है, वो अवॉइड करना चाह रहा है। एक रिपोर्ट आई थी 2021 में जिसमें 17% लोगों ने ये बोला था कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं। अब सेम रिपोर्ट के जब सर्वे किया गया तो वो 2022 में वो जो नंबर 17% था ना, वो 22% हो गया, 23% हो गया। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द इंडिया जो शादी नहीं करना चाहता है। इसका मेजर रीजन क्या है? यही है, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए हमें शादी चाहिए होती है ना, तो वो दोनों जाने तैयार तो हूँ। यदि एक बंदा है, वो जो लेडी का था, पहले एक लड़की का माना जाता कि शादी हुई तो उसकी सारी जो इवन फाइनेंशियल है वो देखकर शादी की जाती है। आजकल दोनों एक लेवल पर है, तो वो लड़की भी अपना करियर देखेगी, और सब कुछ सारी चीजें जो मैंने बोला ना सराउंडिंग में चल रहा है, जो वो बहुत ही ज्यादा असर डाल रहा है। उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें तो टूटते जा रही हैं, इतनी डिवोर्स केसेस हो रही हैं, इतने सारे मतलब आप हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं, इमोशनल हरासमेंट जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और क्यों मैं अपने इमोशन वेस्ट करूं? अभी आजकल इतना सारा ट्रेंडिंग है कि लिव इन में रह लो, तो समझ रहता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, आप आराम से रहो। जब आपको लगे कि हाँ हम रेडी हैं तो गो फॉर मैरिज। बट आप लिव इन में बोल रहे हो कि आप जब आपको लगे, आप एक बंदे के साथ लिव इन में हो, फिर दूसरे के साथ हो, आपको नहीं लग रहा किसी के साथ, तो ऐसे तो आप चेंज करते चले जाओगे, फिर आप कब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। इसीलिए जो हमारे वाली जनरेशन की सोच थी वो अलग थी। वो हमारा था कि हाँ स्टेबिलिटी, एक बंदा है उसको हमने चूज कर लिया तो ये जाएगा, है ना। अभी क्या है कि जैसे आप कह रहे हो ना, ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये सारी चीजें जब ऐसे ना, तो पेशेंस भी नहीं रह रही है, पेशेंस नहीं है। एक जो कमिटमेंट है, बहुत सारी चीजें एक रिलेशनशिप में मैटर करती हैं। तो कहते एक चीज नहीं है, ओके ट्राई अनदर वन, मतलब इसको भी उस चीज की तरह देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बॉन्ड करके ही रिलेशनशिप की तरफ जाती हैं। तो वो हम देखते हैं कि हम अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं कि मेरे में क्या कमी है, मुझे ये है कि मुझे चाहिए क्या। बट इट इज लाइक जैसे हम कहें कि मार्केट में जाना है तो मैं एक अच्छा सा वो खरीदूं, तो कई बार ये हो जाता है कि ये हम सोच के रहते हैं कि ये मेरे लाइफ पार्टनर में होना चाहिए, और जब तक वो सारी चीजें नहीं कंप्लीट हो पाती तो बंदा अवॉइड करता जाता है। या कुछ बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं कि उसके अंदर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, उसका कुछ अंदर कुछ पास्ट ट्रॉमा तो नहीं है। बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, और कई बार मेरे पास इवन पेरेंट्स भी आते हैं कि हमारा बच्चा रेडी नहीं हो रहा शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा। तो मैं कहती हूँ कि आप हाँ, यदि वो चाहता है तो विल हैव अ सेशन, कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है कि हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट इश्यू, कि मुझे जाना ही नहीं है, उसके साथ ऐसा कुछ पास्ट लाइफ में हुआ है तो उसको क्लियर करो। या एक है कि ठीक है मुझे आराम से रहना है, उसके वो आराम से ही बाहर नहीं आना चाहता, तो कहते हैं कि क्या शादी करनी क्यों है, एक बिलीफ बन गया ना शादी का। जो लोग आप बता रहे हो कि आराम से मुझे रहना है, आई डोंट थिंक कि शादी का आराम से कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आपको लग रहा है ना कि आप आज 25 साल की हो, 30 साल की हो, यंग हो, एनर्जेटिक हो, आज हर चीज आप अपने हाथ से कर सकते हो, बट 10 साल बाद 15 साल बाद तो आप नहीं कर पाओगे ना। 10 साल बाद आप नहीं कर पाओगे तो आपको एक काम करने के लिए नहीं चाहिए, कंपेनियन चाहिए। तो वो इमोशनल सिक्योरिटी जब तक उस बंदे को नहीं मिलेगी तब तक वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सराउंडिंग में उसने ऐसा देखा हुआ है। जब तक वो इश्यू उसका सॉल्व नहीं होगा, उसको लगेगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो वो जाएगा उसके साथ। मैं इस पे आऊंगा, इसके पहले एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे। अकॉर्डिंग टू यू एक मैरिज की ना परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए शादी करने के लिए? देखो डिपेंड करता है,
कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कैसे? कि एक लड़की है, उसका क्या है, वो अंदर से क्या सोच रही है कि ठीक है मुझे करियर में सेटल होना है, और आजकल सारे बच्चे ही बहुत समझदार हैं, तो उसके लिए उसके करियर में उसको सेटल होके उसके बाद उसको अदर चीजें वो उसके बाद देखेगी। ये नहीं कि वो टीनेज में उसने ये लव का ले लिया और उसके बाद शी विल गेट मैरी और सो, ऐसा नहीं है। आज जनरेशन जो है वो चेंज हो रही है, तो मेरे ख्याल से एज की बजाय जब एक पर्सन अच्छा मिल जाता है तो वो उस पर डिपेंड करता है, एज मैटर नहीं करती। एक माइंडसेट हो गया है कि 30 के पहले शादी नहीं करना मिनिमम। थोड़ा जो हम पहले कहते थे ना कि पहले फैमिलीज ही इन्वॉल्व होती थी, आजकल बच्चे खुद से कर रहे हैं, है ना। तो वो एक हो जाता है कि 30 तक आपको एक जॉब में आप सिक्योर हो या कुछ भी आप करना, तो आपका एक स्ट्रीम जो है वो क्लियर है। या आप इसको सेकंड वे में बोलो तो जब आप मैच्योर हो जाते हो, मैच्योर, इमोशनली मैच्योर होना बड़ा मैच्योर हो जाते हो। हाँ, क्योंकि पहले का वही होता ना, टीनेज लव कुछ और होता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट मेरा इस पे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप मैच्योर हो जाते हो ना, तब प्यार के लिए जगह नहीं बचती है, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद आप इतने ज़्यादा समझदार हो जाते हो कि आपके अंदर कोई भी ऐसी बचपने वाली चीज़ नहीं रह जाती कि आप किसी का प्यार एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि प्यार किसी को करना और किसी का प्यार एक्सेप्ट करना दोनों बहुत डिफरेंट थिंग है। तो मैच्योरिटी आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा भी हो जाए कि आप किसी का प्यार नहीं समझ सको, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाओ कि ये मेरी वाइफ है, हम लोगों को साथ में रहना है, ये इतना पैसा कमाती, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, हमें ऐसे अपनी फैमिली प्लान करनी है, हमें ऐसे अपना फ्यूचर प्लान करना है। आप इसी में उलझ के रह जाते हो, फिर वो प्यार इमोशन कहाँ रह जाता है? प्यार और ये जो आप ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, ठीक है। आगे जाके हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन जो आप प्यार की बात कर रहे हो कि एकदम से ऐसा हो जाता है, वो कैलकुलेटेड लाइफ हो जाती है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करना है, तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। हो सकता है उस बंदे को 30 की उम्र में ही आके पसंद आए कोई और एकदम से फीलिंग्स आए, तो वो क्यों नहीं आगे जाना चाहेगा, क्यों वो, और यदि वो कैलकुलेशन से भी बढ़ना चाह रहा है कि हम दोनों कंपेनियन अच्छे हैं, कि फाइनेंशियल हमारा ये है, तो मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो पहले होती कि तुम ये नहीं अच्छा, तुम्हारा ये नहीं अच्छा, वो तो पहले सॉर्ट आउट हो गया, तो वो तो ज्यादा सिक्योर मैच्योरिटी लेवल उसमें तो काम करेगा ज्यादा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो ये मैच्योरिटी लेवल हम तो करता है, बट आपका कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बिगाड़ता भी है। जो मैक्सिमम केसेस आज डेट में हम लोग देख रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि पहले के टाइम पे लोग डाइवोर्स से बहुत ज़्यादा डरते थे, स्पेशली लड़कियाँ, कि मतलब अगर आपको किसी को तलाक देना है तो वो आपके लिए एक तो सोसाइटी का टैबू बन जाता था, प्लस सोशल इशू बन जाता था। आज की डेट में वो नहीं रह गया। बट इसका एक मेन रीजन ये भी रह गया ना कि हम ज्यादा समझदार हो गए। तो समझदार होना तो अच्छी बात है ना। नहीं, मेरी वो जो लड़की भी है, वो जो अपने बारे में सोच रही है ना। एक है कि एक जो लड़की की शादी हुई 20 में 17 में वटेवर है ना, और आप कह रहे हो कि सोसाइटी की नॉर्म्स पे वो चलती रही, उसने सारी लाइफ निकाल दी है ना, वो खुश हुई ही नहीं कभी, एडजस्टमेंट सब कुछ चलता रहा। और यदि आज वो अवेयर है कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, तो वो क्यों ना उसको चेंज करे। सोसाइटी किसने चेंज करनी है, हमने ना, या हम उसको ही लेके चलते रहेंगे। और वो लड़की पे क्यों आ रहा है, लड़के पे क्यों नहीं? मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं तो स्पेशली लड़कों की बात कर रहा हूँ कि ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर 25-26 की एज में मैं जितना किसी को टाइम दे सकता हूँ, मैं जितना किसी को प्यार दे सकता हूँ, आई डोंट थिंक कि मैं 35 की एज में दे पाऊँ, क्योंकि 35 की एज में मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी एज कम्पेयर टू 25। ओके। जब आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना, तब आपके अंदर का बचपना खत्म हो जाता है। बचपना खत्म होने के लिए मुझे लगता है कि यदि आपका जो पार्टनर है वो ऐसा है कि आप उस पर डिपेंड करता है। यदि तो उसने, आपने ये पहले ही सोच के चल रहे हैं, सोचो यदि मैंने पहले ही सोच लिया कि मुझे 30 में जाकर शादी करनी है, तो इसके पहले मैंने अपने कुछ गोल्स बनाए हुए हैं ना, कुछ मेरा एम्बिशन है लाइफ में। हर कोई तो सेटल नहीं हो जाता ना। अभी मैंने 25 की एज में शादी कर ली, मेरे पास जॉब भी, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो वो आई है, एक लड़की आपकी फैमिली में आई है, उसको मुझे सब कुछ देना है, सब कुछ देना है। और फाइनेंशियल सबसे पहले मैंने बताया ना कि वो बेसिक नीड है, क्योंकि वो आपके पास आई है और वो हो सकता है वो अभी वर्किंग नहीं हो, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो दोनों चीजें, इसमें हम ये नहीं कह सकते, कोई एक चीज को हम वो नहीं कह सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अगर एक लड़की की एज 25 साल है
तो अगर उस टाइम पे वो शादी कर रही है तो उसकी क्या डिमांड्स हो सकती हैं या उसके माइंड में क्या हो सकता है? अगर सेम केस वो 30 इयर्स की हो गई है तब उसके क्या डिमांड्स उसकी हो सकती हैं? मेरे ख्याल से इसको फिर से एज में ना ले जाकर हम एक जेंडर में जाएं, यदि कि लड़की की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं या दोनों की, हाँ, मतलब लड़की और लड़की दोनों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है। मेरा मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें बड़े अच्छे से 4 रूल्स बताए हुए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे जी। और सच में ही बहुत अच्छे हैं। कौन सी मूवी थी? वो मूवी मुझे याद नहीं आ रही अभी। ठीक है। और उसमें क्या था कि फर्स्ट ऑफ 4 चीजों पे आप एक बार चेक कीजिए जी। ऑब्वियस है, लाइफ जी रहे हो सकता है कि ये भी थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन होता है ना कि एक पर्सन आया आपकी लाइफ में। फर्स्ट उसका ये था कि वो पर्सन जो है वो काइंड हार्टेड है या नहीं। ओके। काइंड हार्टेड मीन टू से यदि अपने काइंड हार्टेड चेक करना है, मैं आपके सामने दिखाऊंगी कि आई एम वेरी काइंड हार्टेड, ठीक है। चेक कहाँ से होगा? आप अपनी जो आपके जूनियर हैं, जो आपकी हाउस हेल्प है, उसके साथ आपका बिहेव कैसा है, स्ट्रेंजर के साथ आपका बिहेव कैसा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको अपना वॉलेट दे दो, लेकिन उसकी एम्पैथी है आप में या नहीं है। सेकंड उसका था कि आप उससे, आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपका फ्रेंड है, उससे शेयर कितना कर पाते हैं। ट्रस्ट जो है ना, कि यदि आप शेयर ही नहीं कर पाते, मतलब हमेशा ये कि ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, तो ये तो बेसिक पिलर है मुझे जो लगता है। और सच में ये बहुत मायने रखता है, एक लड़की के लिए भी और एक लड़के के लिए भी। लड़की के लिए भी ज्यादा रख, क्योंकि एक होता है ना, एक फ्रेंड के साथ मैंने सब कुछ शेयर कर दिया, अभी देखा जाएगा। तो मैं इसमें कैलकुलेशन यदि लगाने लग जाऊं कि इतना शेयर करना, इतना नहीं, तो वो लाइफ में मजा नहीं आता। थर्ड उसका था कि वो पर्सन आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में कितनी हेल्प कर सकता है, कि आपको उसने ग्रो करना है या डाउन करना है, हर चीज में इमोशनली। मतलब आपका फिजिक है जो, मतलब आपका वो होना चाहिए कि मोटिवेशन है कि ये पीछे है तो मुझे कोई डर नहीं है। दोनों में। फोर्थ था कि आप ये सोच के चलो कि इस पर्सन के साथ क्या मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं बूढ़ा होने तक भी मैं खुश रह सकता हूँ। सिर्फ ये 4 चीजें लगता है, टिक टिक टिक, गो फॉर इट। प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है बट आई थिंक इफेक्टिव है। पता चल जाता है, आई थिंक पता चल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पता करने में आई गेस जितना टाइम हम कंज्यूम कर देंगे, मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लगता जितनी आप बात कर रहे हैं। नो, मतलब नॉट ओनली अ साइकोलॉजिस्ट, आप किसी से मिलने गए हैं, 2 बार मिले हैं, 4 बार मिले हैं, ऑब्वियस एक लाइफ पूरी आप स्पेंड करने जा रहे हैं, तो इतनी बार मिलना तो जरूरी है। तो पता चलने लग जाता है कि ये बंदा मेरे साथ कितना खड़ा है। तो अगर कोई बंदा अरेंज मैरिज करने जा रहा है या कोई लड़की अरेंज मैरिज करने जा रही है, तो वो तो आई गेस 1 बार 2 बार मैक्सिमम मिलते हैं। आजकल नहीं होता ऐसा, टाइम हैज चेंज्ड। ओके। हाँ, टाइम हैज चेंज। ऑब्वियस है, उनको भी पता है, चाहे अरेंज मैरिज भी है, लेकिन वो टाइम मिलता है उनको। बट अरेंज मैरिज में एक चीज और मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। आपने बताया कि आज की डेट में 1 बार 2 बार नहीं मिलते, ज्यादा बार मिलते हैं। बट फॉर ए टाइम बिंग, मतलब मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स का टाइम आपके पास होता है जब आप मिलते हो। कई बार तो 2 महीने 3 महीने का टाइम आपको मिलता है, फिर शादी की डेट आ जाती है। उस टाइम पे तो आप अपना बेस्ट वर्जन शो करोगे ना। वो तो एक वो पीस आप शो करोगे जो शोरूम के फ्रंट पे लगाया जाता है। लॉटरी है ना सर, वो लॉटरी। हाँ, लॉटरी है, दोनों में है, लव मैरिज में भी, अरेंज मैरिज में। ये नहीं आप कह सकते कि लव मैरिज जो है बहुत सक्सेसफुल होती हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये लॉटरी है। और जो रिलेशनशिप है ना, हम हमेशा देख रहे हैं दूसरा हमें क्या दे रहा है, कि मेरे ये वो है, मतलब ये रोज ये है। अरे भाई, वो जो 4 जो पॉइंट बताए उसमें तुम कितने खरे उतर रहे हो, ये भी तो चेक करो। एग्जैक्टली। मुझे चाहिए वो 4 पॉइंट, मुझे चाहिए, है ना, मैं कहाँ पे हूँ उसमें। हम सामने वालों को तो मुझसे सेम 4 पॉइंट जैसे। हाँ, सेम, तो दोनों का सेम चलेगा, एक से बात नहीं बनेगी। बट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो ना, तो डाइवोर्स के चांसेस 1 से 2% होते हैं। सेम केस में अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो वो 20% से 30% डाइवोर्स का चांस हो जाता है। हाँ। वहां तो आपने खूब परखा, जांचा, टेस्ट किया, जो आप उस टाइम स्पेंड के टाइम पे आप जो समझ सकते थे आपने समझ लिया। तो फिर ये डाइवोर्स का परसेंटेज क्यों बढ़ गया? पहले आएंगे अरेंज मैरिज। ठीक है, पहले अरेंज मैरिज पे इस सारी चीजों की प्रॉस कॉन्स होते हैं, है ना। अरेंज मैरिज में 2 फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो एक सिक्योरिटी पहले ही आ गई।
जो भी कुछ करेगा उसको फैमिली को जवाब देना है, ठीक है, मतलब ऑब्वियस है। इसीलिए कई बार तो आराम से लाइफ निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए डाइवोर्स केसेस कम होते हैं, क्योंकि वो फैमिली पहले ही सपोर्ट के लिए खड़ी होती है। जरा इधर उधर हुआ तो दोनों को समझाया जाता है, उनकी आधी कमियां छुपा ली जाती हैं। सो मैनी थिंग्स आर हियर, है ना। लव मैरिज पे आते हैं, मेरा डिसीजन था, मैंने किया ना। पहले जो था रोहित, जब ऐसे लें कि हम एक रिलेशनशिप में हैं तो उसका बड़ा अच्छी वाला वर्जन होता है हमारे पास, है ना। उसको ये नहीं पता होता कि घर जाके इसने टॉवल अपने बेड पे भी फेंकना है, वॉशरूम में वाइपर नहीं लगाना है, ठीक है, ये खाना अच्छा नहीं बनाती है, क्योंकि उस टाइम तो वो गोडी गोडी वाला चल रहा होता है ना। तो जब रियलिटी में आते हैं दोनों की, है ना, कई बार क्या होता है कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि बड़े अच्छे से चला जाता है, और कई बार वो कहता है ये वो तो नहीं थी जिसको मैंने पसंद किया था। सेम वो भी यही कहती है कि तुम्हारे में तुम उठते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम तो वो जो ब्लेम गेम चलती रहती है, और फैमिली हाथ ऐसे करके बैठी होती है कि तुम देखो, तुमने देखा, तुमने चूज किया, तुम लेके आए, तुम लेके आए हो, तुम देखो अपना। तो ये चीज है कि उसमें म्यूचुअल रहता है, ठीक है। और जिसमें एक और जो बड़ा फैक्टर है वो है कि अरेंज मैरिज जब होती है ना, दोनों जने एडजस्टमेंट के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। मैं नहीं जानती, वो नहीं जानते मुझे, तो मुझे भी जानना है, उनको भी जानना है। तो जहां पर अब मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मुझे कुछ कहना है, कुछ सुनना भी है। वो वहां पे कहना सुनना बहुत चल चुका होता है, ठीक है। वहां तुम ये नहीं कर रहे, मैं खिलाफ नहीं हूँ लव मैरिज की, ऑब्वियस है, दोनों चीजों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप लव मैरिज करते हो ना जी, तो शादी के पहले आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। हाँ, लड़का आपका बॉयफ्रेंड है। हाँ, शादी के बाद वो आपका पति बन जाता है, लड़की आपकी पत्नी बन जाती है। राइट। तो एक बॉयफ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू और एक हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है। इन द सेम सिनेरियो एक बॉयफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक पति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज में ना शादी के बाद वो एक दूसरे को एज ए हस्बैंड वाइफ नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम भी लगता है, वो अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते, वो उस चीज को चेंज को समझना नहीं चाहते हैं कि ये लड़का अब पति बन चुका है, अब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, या फिर ये लड़की जो पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी ना अभी मेरी वाइफ बन चुकी है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, वो सेम बिहेव नहीं कर सकती जैसा वो शादी के पहले बिहेव कर रही। राइट। पर हम इसका, आपको नहीं लगता कि हम जो भी बच्चे लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनको एकदम से वो कर देंगे कि नहीं भाई लव मैरिज तो अच्छी है नहीं। ये एक पॉइंट पे चीज हम करेंगे कि चीज जो डिपेंड करती है वो क्या करती है, माइंडसेट पे, कि आपका जो भी पार्टनर है, लड़की है लड़का है, उसका माइंडसेट क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अरेंज मैरिज में भी यही होना है, वो फैमिलीज में लड़के फिर भी अपने अलग ही होना है। और आजकल इतना बड़ा टैबू नहीं है, जैसे ठीक है यार नहीं चल रहा तो तुम सेपरेट हो जाओ, जस्ट लाइक ब्रेकअप। यस, इतना बड़ा टैबू नहीं रह गया है। तो दोनों चीजों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की, दोनों फेल। हाँ, क्योंकि आप ये सोचो कि जो लड़का 23 साल की उम्र में मेरे साथ जिस तरह रहता था वो 33 साल की उम्र में वैसे नहीं रह सकता। हाँ बिल्कुल, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। और सेम दोनों जेंडर्स को समझनी दोनों लोगों को। 23 साल की एज में आपका माइंडसेट अलग रहता है, आपकी प्रायोरिटीज अलग रहती है, आपका सोचने का तरीका अलग रहता है। सेम 10 साल बाद आपका सोचने का तरीका चेंज हो चुका होता है। उस टाइम पे आपको अपनी गर्लफ्रेंड की सिक्योरिटी देखनी है, बट वैसा सिक्योरिटी देखनी कि मैं उसको फाइनेंशियली सिक्योर करूँ या मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ। शादी के बाद वो चीजें आ जाती हैं। तो ये दोनों लोगों को अपने सेंस से समझना पड़ेगा कि एक बॉयफ्रेंड और हस्बैंड और गर्लफ्रेंड और वाइफ में बहुत मेजर डिफरेंस है। और अगर आप उसी तरीके से ट्रीट करोगे तो आई गेस जो आज की डेट में हम 20-30% पे खड़े हैं ना, वो आने वाले टाइम पे हो सकता है 50% भी पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो रही है, पेशेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो रहा है। अरेंज मैरिज में ये थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मैंने बोला ना जो फर्स्ट उसका जो फाउंडेशन है ना वो एडजस्टमेंट। और पता ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि जो आपकी अरेंज मैरिज है, कोई आपकी अरेंज मैरिज, देन वो जो पिलर्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हुए कि आप लगता ही नहीं है कि मतलब लव मैरिज नहीं थी या अरेंज थी। मतलब डिपेंड करता है आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हो।
कि वो बिना कहीं समझ जाए हाँ ये यहाँ पे मुझे हाँ यहाँ पे मुझे बोलना है, यहाँ पर इनको बोलना है, प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं बोलूंगा इस बात पे, लव इज एडजस्टमेंट। आई थिंक लव इज एडजस्टमेंट तो हम नहीं कह सकते। लव अलग चीज है, एडजस्टमेंट आप अलग बोलो। एडजस्टमेंट इन द सेंस कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों में एडजस्ट कर पा रहे हो, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरी वाइफ इधर खड़ी है, हमको अगर कहीं पे बीच में आना है ना तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 कदम मुझको चलना पड़ेगा, 2 कदम उसको चलना पड़ेगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो चल के इधर आ जाए। तो फिर आप लव का नाम नहीं दीजिए, फिर आप रिलेशनशिप का नाम लो कि रिलेशनशिप इज एडजस्टमेंट। ऑफ कोर्स लव नहीं है, लव एडजस्टमेंट नहीं है। और ये जो ना किताबी बातें होती हैं, कई बार मेरी बहस भी हो जाती है कई जनों से कि मुझे लगता है कि लव जो है ना उसमें पता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं कि जब आप हम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सबसे पहले अट्रैक्शन होती है, इन्फ्यूचुएशन होती है ना। तो उसके बाद अलग अलग उसमें जब आप जाते रहते हो, एक अटैचमेंट हो जाती है, उसका एक पीरियड होता है कि इस टाइम तक आपको अटैचमेंट रहती है, फिर आप लव में जाते हो। लव जो किताबों में बनाया हुआ है ना वो कुछ और है कि ठीक है ऐसा होता है और हो सकता है होता होगा, है ना। तो क्या होता है कि जो अनकंडीशनल लव है जिसकी मैं बात करती हूँ वो होता है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के साथ, जिसमें आपको लेना कुछ नहीं है। अनकंडीशनल लव उसे कहते हैं। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरा उसने क्या काम किया है तभी मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तभी मैं इसको, मतलब मदर इज अ मदर है ना, इवन फॉर फादर ऑल्सो वो अनकंडीशनल है। वो फादर भी अपनी जो बेसिक नीड है वो कहेगा कि बच्चा खुश होना चाहिए। जो दूसरा जिसकी आप बात करें या हम सब बात करते हैं वो रिलेशनशिप में गिव एंड टेक चलता है। जितना मर्जी हम कह लूं कि मैं बहुत ऐसे हूं, मैं इस चीज को नहीं, गिव एंड टेक चलता है 110%। कैसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होती? हर एक को होती हैं। एक्सपेक्टेशंस जब खत्म हो गई ना तो वो इंसान कुछ और रूप ले लेता है, महात्मा जिसको कहते हैं ना, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रही। तो वो एक्सपेक्टेशंस हैं तभी एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग ठीक है। एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए ना, हस्बैंड को वाइफ को लेके होंगी, उनको दोनों में रहती हैं। तो जो लव है वो अनकंडीशनल लव, उसकी मेरी जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है। तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें गिव एंड टेक नहीं होता, एडजस्टमेंट नहीं होती उसमें। क्या एडजस्टमेंट करेगी एक मदर, क्या एडजस्टमेंट करेगा एक फादर? तो वो होता है ये सारा ठीक है, सब कुछ अच्छा है और चलता रहने दीजिए, है ना। आधी से ज्यादा जो है शॉपिंग क्या सब कुछ इसी पे तो चल रहा है, तो लेट इट गो। अच्छा, लड़कों का जो प्यार होता है ना वो स्टार्टिंग लेवल पे, जब बहुत स्टार्टिंग वाली बात होती है ना, तो वो डिपेंड करता है कि लड़की कितनी सुंदर है। क्योंकि जो फर्स्ट लव लड़कों का झलकता है ना वो लड़की सुंदर से ही झलकता है। वो उसका नेचर कैसा है, वो क्या सोचती है, क्या करती है, वो तो बात की चीज है। पहला जो टॉप पे प्रायोरिटी है वो लड़की सुंदर होनी चाहिए। हाँ। सेम केस में लड़कियां क्या सोचती हैं? ऑफ कोर्स पहली बार यही देखेंगी ना कि बंदा सुंदर है कि नहीं है। ऐसा क्यों है, डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो इसको? मतलब एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है वो आपको, यदि आप लड़के हो आपको अट्रैक्ट करिए तो सेम लड़की को भी तो करेगी ना। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है ना। वही कोई मतलब नहीं है, किसी काम का नहीं है बेचारा, तो वो उसकी नेचर को जानेगी, उसके साथ काम कर रहा है कि हाँ यार अच्छा इतना दिखता नहीं, चलो फिर भी ठीक ठाक है। पहली बार वो भी वही देखेगी जो वो देख रहा है। ओके। हाँ, वो उसके लिए भी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ही काम करेगी। उसके बाद सेकंड होता है कम्युनिकेशन। ओके। कि आप बात कैसे करें। वो लड़कियां जो है वो उस पे होता है कि एक जो अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन इसकी स्किल्स कैसी हैं। मतलब होता है कि नहीं कि दब्बूपन सा, ठीक है यार होना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कुछ। तो ये दोनों का सेम है। पहले अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देखी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां अलग सोचती हैं, सेम नहीं सोचती। मतलब जैसे हम लोग सुंदर लड़की की तलाश में रहते, लड़के भी सुंदर लड़कों की तलाश में नहीं रहती। आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि आप अट्रैक्ट कर पाओ। हाँ, नहीं लड़के तो तलाश में रहते हैं। नहीं वो इतना, वो मेरे ख्याल से इतना उनको तलाश में नहीं रहती वो कभी। लेकिन ऑब्वियस है जी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है तो वो हर एक को अट्रैक्ट करती है। एक बच्चा ही है वो अट्रैक्ट करता है ना, उसका ऑरा कितना क्लीन है, राइट, है ना। तो हमें वो सबको अट्रैक्ट कर लेता है, हम उसके पास जाते हैं।
तो सेम ये सारी का, ये जेंडर की बात नहीं होती, ये आपकी पर्सनालिटी। और कई बार होता है कि पर्सन इतना सुंदर बहुत नहीं है, लेकिन उसका एक ऑरा, उस पे जो कहते हैं ना इंटरनल जो ग्लो रहता है वो बहुत होता है, तो वो भी मैटर करता है। वो आपके अंदर जितनी, वो फिर मैं साइकोलॉजी में चली जाऊंगी, अंदर जितनी सच्चाई है ना, इनर ब्यूटी, हाँ, अंदर जितनी, वो आपके फेस पे दिखती है। सबसे झूठ बोल सकते हो रोहित आप, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। सब कुछ छुपा लूंगी मैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपाया जा सकता। आई एग्री। जिसको रात को नींद नहीं आती, इसके पीछे कारण होता है। नींद नहीं है, नींद आने का बस जाना पड़ता है उसमें, कि वो कहेगा कुछ नहीं है, ऐसा है ऐसा है। नहीं, नींद नहीं आती तो क्या चीज तुम्हें सोने नहीं दे रही, कोई चीज आपके माइंड में पिंच कर रही है, पिंच कर रही है, ऑब्वियस है। और कई बार आधे से ज्यादा हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। वी यूज डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे ज्यादा हम अपने लिए यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि मेरे को ये है कि मेरी कोई वीकनेस किसी को नहीं पता चले, और कोई भी नहीं चाहता। आपके माइंड में हमेशा ये रहता है कि जो भी मैंने किया ना, आप उसको जस्टिफाई करते रहते हो कहीं ना कहीं से कि ये सही है। हाँ, ये साइकोलॉजी में इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो हम हमेशा सब यूज करते हैं। आपने कुछ भी गलत काम करी थी ना, तो आप उसके 100 तरीके ढूंढने की कोशिश करो कि यार किस तरीके से ना मैं अपने इस काम को सही बना दूं। सिंपल सा एग्जांपल है, आपके किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, तो आप किसको कॉल करोगे सबसे पहले? जो उसका दुश्मन है उसको तो नहीं करोगे ना, जो म्यूचुअल फ्रेंड है, जो म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, इवन जो उसकी बुराई सुन पाए उसको करोगे। बिकॉज आपका ब्रेन इतना स्मार्ट है ना, उसको पता है कि यदि मैंने इसके फ्रेंड को करूंगा तो वो नहीं सुनेगा, वो तो एकदम से शांत हो जाएगा। तभी जब झगड़ा होता है, वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके दुश्मन को कॉल नहीं करो, उसके फ्रेंड को करो, सो दैट आपका वो झगड़ा शांत करा पाए, बीच में वो घी वाला काम ना करे। तो हमारा ब्रेन जो मैंने बोला ना, बहुत स्मार्ट है, उसको पता है, मतलब वो वर्किंग रहता है ना 24/7, उसने वर्किंग रहना है। आप रात को सो जाते हो, उसकी तो प्रोसेसिंग चलती रहती है। वो क्या प्रोसेस करेगा? जो दिन में आपने काम किए, उसने सारी फाइल चेक करनी है, फिर डन 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 करते जाना है। ये चीजें मैटर करती है। सेकंड थिंग, एक तो ब्यूटी हो गया जो लड़कों को पहली प्रायोरिटी है, सबसे टॉप प्रायोरिटी है। सेकंड थिंग, आज की डेट में मैंने देखा है एक लड़के एक चीज और ढूंढ रहे हैं कि जिस लड़की का कम्युनिकेशन मेरी मदर के साथ अच्छा हो, क्योंकि एक जो इंडियन सास बहू का रिलेशन है ना, उसमें वो बड़ा तड़के वाला रिलेशनशिप है। और एक जमाने में ना ऐसे हंसी मजाक में कहा जाता था कि लड़के लड़की कुंडली बाद में मिलाना, पहले सास और बहू की कुंडली मिला लो, अगर वो अच्छी मैच हो गई तो फिर शादी टिक जाएगी। अच्छा, नहीं, मेरा इसमें अब थोड़ा चेंज होता जा रहा है। कैसे? देखो, हर रिलेशनशिप में ना वर्कआउट करना पड़ता है। जब एक लड़की आती है, यदि आप पहले ही सोचोगे कि ये ऐसी होगी, है ना, हम एक सोच के चलते हैं कि हम मैरिज कर रहे हैं, गर्ल इज गुड, है ना, और वो करेगी। एक सोच के देखो ना, एक लड़की, आपको तो घर छोड़ के नहीं जाना पड़ रहा ना, वो सब कुछ छोड़ के आ रही है अपना, और उसकी तो वेरी नेक्स्ट डे लाइफ चेंज हो चुकी है। एक प्लांट भी लेके आते हैं हम, है ना, उसको धीरे धीरे जब वो नई जगह पे नए गमले में लगाते हैं, उसको टाइम लगता है ना, उसको पानी दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, उसको केयर करते हैं। अच्छा, जी मुरझा तो नहीं गया। वो बच्चा जो था वो 24 ईयर्स एक घर में रहा है, उसका सब कुछ चेंज हो चुका है। वो अपने घर में, चाहे उसको वो, मतलब समझो कि वो 7 बजे उठती थी, 11 बजे उठती थी, उसको एकदम रेडी होना है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई है। सोचो ना, उसका तो पहला पेपर है वो, फिर सारे पेपर उसी के लिए नहीं है कि आज तुमने खाना ये बनाना है, आज तुम्हें इस पर तुम्हें ये वो रिचुअल्स बने हुए हैं। आई रिस्पेक्ट दैट रिचुअल्स ऑल्सो, लेकिन इसको ना एक हमने बड़े उसमें ले लिया है कि सास बहू का रिश्ता। यदि वही सोचे कि माई डॉटर इज कमिंग एंड सेम विद दैट गर्ल ऑल्सो कि आई एम गोइंग टू माई ऑन हाउस, उसको माई ऑन हाउस बनाने में टाइम लग जाता है रोहित, क्योंकि जब तक वो जिसकी अब मैं बता रही हूँ कि जो मदर है वो गलत नहीं है, वो बच्चा जो लड़का है उनके साथ 25-26 साल रहा है। शी वॉज द ओनली लेडी जो उसका सब ध्यान रख रही थी। मम्मी ये, मम्मी वे, मॉम्स बॉय, है ना, चाहे मॉम्स बॉय नहीं भी हो, फिर भी वो एक उनकी एक वो था कि ये मेरा है। लड़की आ गई, वो सब कुछ छोड़ के आई है, ठीक है, लेकिन वो होल्ड जो है वो मदर
लगता है ना कि इनसिक्योरिटी हो रही है, अपने तो पास रखना खींचातानी चल रही है ना, वो रखना नहीं चाह रही है बेचारी, वो भी स्ट्रगल कर रही है। तो दोनों के स्ट्रगल में फंसता कौन है? लड़का। यदि तो वो समझदार है तो वो हैंडल कर जाएगा, नहीं तो यदि वो भी उसी को बोलेगी, वो भी उसी को, तू पहले ऐसा नहीं था बेटा, वो कहेगी कि मेरे को लाए क्यों। इसलिए जब आप यहां से रेडी हो तब मैरिज करो। घर वालों मतलब घर वाले ठीक है, लेकिन आप तैयार हो, आप संभाल लोगे। एक नए पर्सन की सारी जिम्मेवारी आप पर आने वाली है। मतलब कुछ भी कहो ना, वो पर्सन तो न्यू है ना, सब कुछ छोड़ के आया वो आपके लिए। और आपके साथ साथ आई गेस आपकी फैमिली को भी मेंटली रेडी होना, उनको भी मेंटली मैच्योर होना पड़ेगा। यदि एक इंसान आपके साथ खड़ा है ना, तो लड़की कर जाएगी। यदि उसको लगता है ये भी मेरे साथ नहीं है, तो मैं करूं किसके लिए? ये फैमिली मेरे लिए नहीं है ना। तो मुझे जो इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए वो तो इसी बंदे से चाहिए ना, तो उसको स्मार्ट होना पड़ेगा। जब आप स्मार्ट नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मदर अपनी जगह ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रही, क्योंकि उनकी वो था, उनका कनेक्शन, उनका होल्ड था उस रिश्ते पर, उनकी वो भावनाएं सब जुड़ी हुई हैं, वो उसको खोना नहीं चाह रही। तो धीरे धीरे जब होता है ना, हर मैरिज में टाइम लगता है, ये सारी चीजें हमने भी कहीं ना कहीं फेस करी होंगी, लेकिन समझ आती है कि ठीक है। क्योंकि देखो एक घर है ना, वो लड़की आएगी, वो थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेगी, ये ऐसे कर दें, ये ऐसे करेंगे। तो या तो ये कि मैंने उसको बेटी की तरह लिया, तो वो पहले कहेंगे हाँ हाँ विल डू दैट। आजकल वैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं दोनों जने। उसका रीजन भी है कि अगर आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर वो सेपरेशन वाला आ जाता है, या फैमिली में आप जा रहे हो। हाँ। तो फिर तो आपकी लाइफ और वर्स हो जाएगी। इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू और है, जो आज की डेट में माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे अभी आपने बताया कि आज की डेट में लोग कर रहे हैं और उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। बीच के टाइम पे जो 10-20 साल पीछे निकल गए या एक जनरेशन पहले जो निकल गई है, उस पे जो फैमिलीज थी उन्होंने अपने मेंटल स्टेटस को ना बिल्कुल चेंज नहीं किया। उन्होंने जो भी लड़की आपके घर में नई आ रही ना, उसको ऐसा नहीं माना कि एक न्यू मेंबर आ रहा है और एकदम से उसके ऊपर ना एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके कर दी और उसको बना दिया रोबोट। राइट। यार जितनी मतलब रोबोट इन द सेंस कि आप बता भी नहीं रहे हो, आप सिर्फ मन में सोच रहे हो और वो काम को करे। ऐसा नहीं कि आप बता रहे हो कि बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना नहीं। आपने केवल मन में सोच लिया कि यार इसको ये काम करना चाहिए, या फिर अगर इसको ये काम करना है तो इस तरीके से करना चाहिए। पर रोहित अभी जो टाइम है ना, अभी वाला ये कि बेटा नहीं करेगा, बेटा कहेगा हम तो नहीं करेंगे। रीजन वही, इसी वजह से तो जो गर्ल्स के अंदर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला जो इशू आया, इसीलिए आया कि उस पे मैं लड़कों से ज्यादा या लड़की से ज्यादा मैं फैमिली की गलती मानूंगा कि उनकी फैमिली ने उनको इतना इनसिक्योर कर दिया। क्योंकि अगर लड़की जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या फिर उसके पास कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं, जो पैसा नहीं कमा सकती है, उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते। हर किसी के पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं होते, या फिर हर किसी के पेरेंट्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी बेटी को वापस बुला सके या बोल दे कि ठीक है बेटा अगर तुम वहां खुश रही तो वापस आ जाओ। आधे से ज्यादा ऐसे ही चल जाते हैं। या फिर अगर वो बेटी पढ़ना भी चाहती है तो उसके ससुराल वाले उसको इन-लॉज पढ़ने के लिए उन्होंने रोका है, या फिर वो नहीं चाहते कि उनके घर की बहू सो कॉल्ड, उनकी इज्जत पे बात आ रही है कि हमारे घर की बहू भी पैसा कमाती हैं। तो ये एक एरा रहा आई गेस लास्ट 20-30 इयर्स का। इसमें मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगी रोहित, कि इसके पीछे जो मुझे लगता है, क्योंकि जो वो मदर इन लॉ थी या जो भी उनकी फैमिली में जो भी लेडीज थी, है ना, उन्होंने यही सारी चीजें उनके साथ भी हुई थी। जैसे अब कॉलेज की बात करते हैं ना, रैगिंग मेरे साथ हुई है तो मैं चाहूंगी कि मैं लूं भी रैगिंग। अब मैं सीनियर हूं ना, मैंने तो वो सब कुछ किया है, तो इसको क्यों नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो सुना होगा कि भी ये सास बहू की सीरियस में आता है, हमने तो ऐसा ही किया था, ऐसा ही होता है, सास भी कभी बहू थी। तो ये वो वाला अभी वो चेंज हो रहा है, वो जरूरी है। हाँ, तो अभी टाइम अच्छा है, क्योंकि अभी पता है कि यदि भाई हम नहीं एडजस्ट करेंगे तो वो तो रेडी है, उन्होंने अलग जाके रहने लग जाना है। तो अभी वो इसी माइंडसेट के साथ लेके आ रहे हैं, और लड़की का भी चेंज हो रहा है। मतलब वो चीजें नहीं रही अभी कि वो इतना ज्यादा प्रेशराइज करें। मतलब एक वही है ना कि एक मेंबर आ रहा है तो वेलकम करते हैं उसका,
और अभी मुझे लगता है कि जो भी है अभी चेंज हो रहा है, अभी इश्यूज कुछ और आ रहे हैं, सास बहू के इश्यूज बहुत कम हो गए हैं। अब तो हस्बैंड वाइफ की इतनी राइट यू आर राइट। वो कुछ न्यूक्लियर फैमिली की वजह से भी है इस पे। ये एक तो ये नेगेटिव पॉइंट था कि मतलब एक नई लड़की घर पे आती थी और वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता था। अब उसका एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये भी है ना कि पहले क्या होता था कि सपोज करिए हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, अब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो भाई आपके घर में देवर भी है, सास भी है, या भतीजे हैं, बच्चे हैं, तो उन्होंने उनसे शेयर कर लिया, उन्होंने बता दिया या उन्होंने मना लिया, तो कहीं ना कहीं इशू सॉल्व हो गया। अब तो दो ही लोग हैं, आपसे झगड़ा हुआ, आपसे झगड़ा हुआ, सिर्फ इतनी बात नहीं है, उसके बाद सोशल मीडिया चेक किया जाएगा, उसके बाद गूगल पे भी चेक किया जाएगा कि ये बंदा ये ऐसा बिहेव कर रहा है, इसका क्या है। सोशल मीडिया हमें हेल्प बहुत कर रहा है, लेकिन उसकी डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। उसके बाद पहले तो वो घर में सॉर्ट आउट हो गया ना, अभी वो फ्रेंड्स में जा रहा है, फ्रेंड्स का अपना परसेप्शन है, तो वो बात कहाँ पे जाके कैसे वापस आ रही है उस पर डिपेंड करता है। मैंने बताया ना कि आपने दाल बना तो ली, उसमें तड़का कौन कौन क्या क्या रेसिपी लेके आ रहा है वो डिपेंड करता है। इस पे एक चीज मेरे माइंड में आ रही है कि ऐसा मैंने किसी से सुना था कि अगर आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी बहुत अच्छी चल रही हो तो जाके कोई किटी पार्टी ज्वाइन कर लो, अगले दिन से झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज हम इसको बोलें कि जितनी इंटरफेरेंस ज्यादा हो गई है ना, तो उतना ही क्या है कि आप कुछ तो बताओगे ही, तो वो जितनी लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, जो हमने पहले भी बात करी थी, झगड़ा हुआ है तो सॉर्ट आउट कौन करेगा, हस्बैंड वाइफ करेंगे ना, तीसरा कोई जना, तीसरे ने सिर्फ और सिर्फ मजे लेने हैं। तो ऑब्वियस है मैं क्या करूंगी, मेरा झगड़ा हुआ है तो मैं जो मेरी बात सुन सकता है मैं उसको कॉल करूंगी, और मुझे पता है कि ये बंदा मेरी साइड में ही बोलेगा। मैंने बताया ना, डिफेंस मैकेनिज्म वेरी स्ट्रॉन्ग, और मैंने तब तक पूरा अपना कि हाँ आई वॉज राइट ओनली। इवन ऐसा भी होता है कई बार मैं रहा कि मुझे तो बोलना ही नहीं है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती रोहित, जो अंदर चल रहा है ना प्रोसेसिंग, काम उसका है सारा, अंदर मुंह से मैं कुछ बोले ही नहीं कि मैं तो अपने आप को महान, अपने अंदर मैंने कहा कि मैं तो बहुत महान हूँ, मुझे बोलना नहीं है, लेकिन अंदर ये तो है ही ऐसा, इसके साथ कैसे होगी। अंदर वाली जो आपकी जो कम्युनिकेशन अंदर चल रही है वो बहुत मैटर करती है, उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। जो लड़कियां फाइनेंशियली स्टेबल होती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, ज्यादा चांसेस है कि उनकी शादियां टूट जाती हैं। मैं इसमें कहूँगी कि शायद अवेयरनेस की वजह से, या एक जो हमारी अब तक बात चल रही थी कि एक सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि जो लड़की है वही घर संभालेगी, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो कहेगी ना मैं भी तो कमा रही हूँ, तो ये म्यूचुअल क्यों नहीं चल सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी 8 बजे आ रही है और हस्बैंड भी 8 बजे आ रहा है, उसको आगे सारा काम करना है ना, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सारी एक्सपेक्टेशंस उस पर क्यों हैं, ये भी तो दोनों जगह होना चाहिए ना। तो जब ये उसको लग रहा है कि बाकी सारा मैं शेयर कर रही हूँ तो ये भी शेयर होना चाहिए, अवेयरनेस आ गई है, मुझे ये लगता है। और डिपेंड करता है वही अगेन कि जो पर्सन है वो कैसा है, इमोशनली इतना सिक्योर किया हुआ है, आपकी कंपेटिबिलिटी इतनी है तो आप कुछ भी कर जाएगी एक लड़की, कुछ भी करा लो, लेकिन कहीं पर उसकी भी अड़ गई, ठीक है भाई तुम मैं क्यों करूं, तो वहां पे प्रॉब्लम। एक सिनेरियो ये भी होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो अगर वाइफ पैसा ज्यादा कमा रही है, हस्बैंड पैसा कम कमा रहा है, हाँ, तो मेल ईगो बहुत फर्टाइल होता है। तो वो मेल्स ना उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाते। राइट। और आई गेस ऐसे केसेस में 80% मुझे लगता है कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता है। ये रोहित, एक बुक है मैन फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस, बड़ी अच्छी बुक है वो। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो हम कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि जो मेल, जो आप ईगो की बात कर रहे हैं ना, उनका जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा अलग है, फीमेल का थोड़ा अलग है। मतलब उनको, फीमेल इमोशनल होती है, उनको कुछ एक चीजें उनको सुननी अच्छी लगती हैं, मतलब कि कोई दुख है तो मुझे कोई पूछे। जो मेल है उसको चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम दो, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो दोनों का मेंटल सेट ये आपको सोच के रखना पड़ेगा कि दोनों का जो मेंटल फ्रेम है वो अलग अलग चल रहा है। हो सकता है कि दोनों एडजस्ट करने के उसमें हो तो दोनों कर जाएं, लेकिन यदि जो विमेन उसमें ना
बहुत सारी मल्टी फंक्शन वो चलते रहते हैं अंदर, कुछ 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 चलता रहता है। कि आपने देखा होगा कि इतना है कि गैस पे भी वो काम है, उधर से ऑफिस का भी काम हो रहा है, बेबी को भी देख रही हूँ, सो मैनी थिंग्स। जो मेल है वो एक काम करेगा, परफेक्ट करेगा, उसके बाद दूसरा काम देखेगा, क्योंकि उसकी है कि हाँ ये मुझे करके उसके बाद ये। और हो तो ऑब्वियस है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये माइंडसेट रहता है। ये अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था, तो वो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट थे, राइट। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि एक फीमेल ब्रेन और एक मेल ब्रेन में बेसिक डिफरेंस क्या है। हाँ। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि फीमेल ब्रेन मल्टी फंक्शनिंग बहुत अच्छे से करता है। राइट, आई टोल्ड यू। उसका रीजन उन्होंने बताया था कि पुराने टाइम पे ना, जब मतलब हम लोग आदिवासी हुआ करते थे, तो लड़कों का काम क्या था, बाहर जाना, शिकार करना या लकड़ी काट के लाना। अब इन सेम सिनेरियो जो लड़कियां लेडीज घर पे होती थी ना, उनको अपना घर भी देखना है, उनको बच्चों को भी देखना, उन्हें घर की सेफ्टी भी देखनी है। राइट। तो जो माइंड डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, जब हम सो कॉल्ड उससे बाहर आए हैं, मंकी से जैसे हम लोग ह्यूमन में इवॉल्व हुए हैं, तो वो इवोल्यूशन में जो माइंड डेवलप हुआ है ना, तो लड़कों का दिमाग एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट होकर डेवलप हुआ है कि यार मुझे तो शिकार करना है। वो एक जगह है, निशाना लगा के बैठे हुए शिकार के लिए, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। बट सेम सिनेरियो में लड़कियों का मल्टी फंक्शनिंग बढ़ी है। मैंने आपको पहले ही बता दी, वही चीज मुझे अभी ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपने। वो जो डॉक्टर थे उन्होंने न्यूरोलॉजिकल, तो वही चीज क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने बताया था, तो अब जब आपने वही सेम चीज रिपीट की ना, तो मेरे माइंड में तुरंत वो ट्रिगर किया कि हाँ ये बात सही है कि इसीलिए आप देखो जो लड़का कुकिंग भी करता है ना, इतना अच्छा खाना बनाएगा ना, मतलब परफेक्ट। लड़कों से अच्छी कुकिंग कोई नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं हाउ कैन यू से लाइक, मैं इसलिए बोल सकता हूँ, आप टॉप होटल्स में चले जाओ दुनिया भर के, अच्छा। आपको जितने भी हेड शेफ मिलेंगे मैक्सिमम मेल मिलेंगे। ये यहाँ पे फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी ना, इसको हम छोड़ देते हैं कि हर एक का अपना काम है, जो जिस प्रोफेशन में है वो अच्छा करेगा, है ना। यदि मेल भी है, उसकी देखो उसकी एक हॉबी है कि मुझे अच्छा कुक करना है। फीमेल की हॉबी नहीं, उसको एक काम है, काम में से काम है ना। तो वो अच्छा भी बनाती है, ऐसा ऐसी बात नहीं है, अच्छा बनाती, आई एग्री। बट स्टिल जो ऐसा बोला जाता है ना, मैं उसी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, तो मैं उस स्टेटमेंट को काट रहा हूँ। हाँ, वो इसलिए बोल रहे हैं काम है क्योंकि आपने उसके उनके साथ ये जोड़ा हुआ है कि काम करेगी तो ये खाना तो लड़की ही बनाएगी। और जो जिन मर्दों का ईगो इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता ना कि यार मैं मर्द होकर खाना कैसे बना सकता हूँ, मैं उनको वो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आप दुनिया के टॉप के होटल्स में चले जाओ, आप टॉप के ढाबों में चले जाओ, हेड शेफ आपको लड़का मिलेगा, ढाबों में जितने आपको हलवाई मिलेंगे लड़के मिलेंगे, शादियों में जो खाना बनाते हैं वो हलवाई मिलेंगे, औरतों को केवल पूरी बेलने के लिए बुलाया हाँ, मैं एक और चीज ऐड करूंगी इसमें, हलवाई मिलेंगे लेकिन जितने भी हेड शेफ है शायद घर में उनकी बीवी खाना बना रही होगी फिर से, क्योंकि वो माइंडसेट जो है ना कि मैं बाहर का काम, उसका बाहर का काम है रोहित, वो ठीक है वो काम कर रहा है, वो बाहर का काम है, घर आके फिर भी बीवी ही खाना बनाए। तो ऐसा हो सकता है ना कि वो मतलब एक कहावत है बहुत पुरानी कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता है। वो तो फिर ये तो वो लड़की भी कह सकती है जो जॉब कर रही है। ये तो हम उसमें फिर उसमें आ गए ना, आर्ग्यूमेंट में आ गई कि मैं विन करना चाहूंगी, आप कहोगे कि नहीं लड़के ऐसे हैं। सही बात है, मैं तो लड़कियों की साइड लूंगी, ऑब्वियस है। अच्छा ऐसा क्यों, लड़कों की साइड? यार आप कह रहे हो कि वो सिर्फ अच्छा खाना बना सकती है, हाँ। तो मैं ऐसे क्यों नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लड़की अच्छा खाना बना सकते हैं। दोनों को डिपेंड करता है, जिसको अच्छा लगता है वो बनाओ। अच्छा, जिसको अच्छा लग रहा है, आज दिल कर रहा है खाना बनाने का तो बनाओ, क्या प्रॉब्लम है उसमें? लड़का लड़की के चक्कर में क्यों पड़ना है? एक चीज देखी गई है कि लोग जब बहुत पैसा कमा लेते हैं ना, लोगों के मतलब लड़का हो या लड़की हो, आज की डेट में तो सबको ना सबसे पहले पैसे पैसा 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 कमाना है। पैसा कमाने से उनको लगता है कि हमको सुकून मिलेगा, पैसा कमाने से हमको कामनेस मिलेगी। अगर हम सेलिब्रिटीज के केस में देखें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना फेम कमाया, उसके बाद भी आप देखो वो जाके वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो सेशंस ले रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं। ये क्यों? जितना हम इस चीज में जा रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, यदि नेम फेम आ रहा है तो साथ में स्ट्रेस भी तो आ रहा है ना। उनको जितना स्ट्रेस है वो हमें और आपको नहीं है। उनका मतलब हर चीज उनकी कैलकुलेटेड है, इवन वो कितना खा रहे हैं, क्या उन्होंने पहनना है, कैसे बाहर जाना है, हर चीज सोच के देखो। कि हम तो सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कि ये इसने वेट गेन कर लिया,
इसका ये ऐसे दिखने लगा है, उनको कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो हमें जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी वो जानते हैं कि वो किससे गुजर रहे हैं। तो जितना ज्यादा नेम फेम आता है उतना उनके साथ स्ट्रेस भी आता है और सारी चीजें भी इंक्लूड होती जाती है। जैसे हनी सिंह के केस में देखा गया था कि जब हनी सिंह अपने करियर के पीक पे थे तब उस टाइम पे उन्होंने तब वो एकदम से ना मीडिया से हट गए, और फिर बाद में जब उनका स्टेटमेंट आया तो उन्होंने ये बताया कि मुझे स्टेज पे जाने से डर लगने लगा था। एक्चुअली ही वाज फेस नहीं कर पा रहा, वो कुछ मेंटल इशू से जा रहे थे और बहुत लकी हैं वो कि वो ओवरकम कर गए उनके, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है। तो वो अलग है, वो किसके साथ क्या हो हम कुछ कह नहीं सकते। तो वो हनी सिंह के साथ हुआ, लेकिन ये हम प्लस पॉइंट लें कि वो इसको ओवरकम तो कर गई ना, आज फिर से उन्होंने कम बैक किया है। राइट, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जो भी सेलिब्रिटी है, कुछ भी है, उसको जितना उसका नेम फेम हाई है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अगेन मैटर करता है कि यहाँ पर मेरा है, मुझे इस चीज को बैलेंस करके चलना है। जब बैलेंस होगा तो वो आराम से चला जाएगा। अच्छा, किसी भी इंसान को थेरेपी सेशंस कब से लेना शुरू कर देना चाहिए? वो कैसे अपने आप को समझ सकता कि अब मुझे थेरेपी की रिक्वायरमेंट है? सबसे बड़ी बात है कि जब आपका कुछ पास्ट का जो है, पास्ट और प्रेजेंट में कनेक्शन नहीं रह जाता। आपका जो पास्ट का कुछ चल रहा है वो प्रेजेंट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करने लग गया है। आप एंजाइटी है या कुछ ऐसा कुछ डिप्रेशन के उस फेज में चले गए हैं और आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे। और क्या है कि मतलब ऐसा आपका जो एंगर इशू है वो भी बहुत बढ़ गए हैं जो दूसरों को नजर आने लगे हैं, और आपका काम इफेक्ट हो रहा है, उससे फैमिली इफेक्ट हो रही है। तो देन यू नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट। मेंटल प्रेशर जब लोगों को होता है ना, तो ज्यादातर लोग ना नशे की तरफ चले जाते हैं। लोग अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। उससे उनको लगता है कि उनका मेंटल हेल्थ उनकी बेटर हो रही है या उनको स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में ये है कि आपने एक चीज को कम करने के लिए एक दूसरी नशे का सहारा लिया। अभी क्या है कि मैंने अल्कोहल ली कि मेरा उस टाइम के लिए वो चीज सप्रेस हुई है, वो जब उसका वो जो मेरे ब्रेन से उसका निकलेगा तो फिर से वो कंडीशन तो सेम है ना, कंडीशन तो चेंज नहीं हुई ना। तो अल्कोहल क्या है, एक थेरेपिस्ट क्या करेगा कि वो उसके उसमें जाएगा, रूट में जाएगा कि इसका कॉज क्या था पीछे। एक है कि मैंने ऊपर से बैंडेज कर दिया लेकिन वो जख्म ऐसे का ऐसे ही है, ऊपर से पट्टी लगा के ठीक है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए जब पट्टी निकलेगी, सुबह जब नशा उतरेगा तो जख्म तो ऐसे का ऐसे ही है। तो वो तो आपने क्या किया, अभी आप क्या करोगे, अल्कोहल लेते जाओगे, स्ट्रेस आपका जा रहा है, गया नहीं है कहीं पे, आपको लग रहा है कि मेरा ओके है काम, इतना समय ड्रिंक करता हूँ, आई एम ओके, लेकिन आपकी बॉडी को उसकी एडिक्शन हो गई। अब उसको छोड़ने के लिए फिर आप कुछ और लोगे, उसके विथड्रॉल सिम्टम्स अलग अलग होंगे, तो आप एक ट्रैप में फंसते जाएंगे। और सबसे इजी आजकल यही लगता है कि मतलब आप कुछ अल्कोहल ले लेते हो या कुछ भी सिगरेट का कुछ व्हाटएवर, या इवन पिल्स ले लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, तो इसके ये बहुत ही हार्मफुल इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा है। स्लीपिंग पिल्स का तो मैंने देखा कि बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं वो भी अपने पेशेंट को स्लीपिंग पिल्स रेफर करते हैं कि आप स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दीजिए। मेरे केस में ऐसा नहीं है। हम जो भी थेरेपिस्ट है, जो भी साइकोलॉजिस्ट है, वो कोई भी आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। Sure. There is a difference between a psychologist and a psychiatrist. Okay. जो साइकेट्रिस्ट, या ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, साइकेट्रिस्ट जो है वो ही आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है। मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको कोई पिल्स, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट हो, कुछ भी एंटी एंग्जाइटी पिल्स हो या इवन स्लीपिंग पिल्स हो, मैं नहीं दे सकती। यदि आपको कोई दे रहा है तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि ये है ही नहीं, ये डिपार्टमेंट अलग अलग है। इसके बारे में तो पता भी नहीं था जी, ये पता होना बहुत जरूरी है। और ये डिपार्टमेंट मैंने कहा ना अलग अलग है, उनका डिपार्टमेंट वो डायग्नोज करेंगे आपको वो मेडिकेशन से, हमारा है हम थेरेपी करेंगे विद काउंसलिंग सेशंस, दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। यदि साइकोलॉजिस्ट कोई आपको पिल्स दे रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छा,
बिल्कुल। वो सिर्फ आपको सेशंस दे सकता है। सेशंस दे सकता है, और हाँ, यदि लग रहा है उसको बात करके आपके सेशन के अकॉर्डिंग लगा है कि इसको ये कुछ भी आपका जो भी मेंटल डिसऑर्डर को उसको कुछ नाम दिया, डायग्नोस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बताएगा कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। यू नीड टू गो, आप जहाँ भी आपको रेफर कर दें या कुछ भी, कि आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे अकेले का काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट आपको एक सेशन से बिल्कुल ठीक, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। डिसऑर्डर की बात हुई तो एक डिसऑर्डर है पैरानॉइड डिसऑर्डर जी, के बारे में थोड़ा सा बताइए। पैरानॉइड, जो इसको हम कहते हैं पर्सनालिटी पैरानॉइड डिसऑर्डर, PPD इसको नाम लेते हैं। इसका मेन है कि जो पर्सन है आप उसके साथ रह रही हैं और उसको पता ही नहीं चलता। ज्यादातर मेंटल केसेस में ऐसा होता है रोहित की दैट जो भी वो पर्सन है उसको नहीं पता होता कि मेरे साथ कुछ गलत है। वो नहीं एक्सेप्ट करता। पैरानॉइड केस में उनके सबसे बड़ा होता है कि वो शक बहुत करते हैं, बहुत शक करते हैं, एक्सेस शक करते हैं कि मेरे साथ साजिश हो रही है, कि ये सभी अभी हम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो क्रिटिसिज्म को ले ही नहीं पाते, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं इमोशनली, रो देंगे बात बात पर और अपनी बात में एकदम कड़े रहेंगे। वो आपकी बात तभी तक सुनेंगे जब तक आप उनकी फेवर में बोल रहे हो। जैसे ही आपने अगेंस्ट बात करी तो एकदम से अग्रेसिव हो जाएंगे। यू मीन टू से कि अगर आप उनके सामने एक नेगेटिव बॉल फेंक रहे हो तो उनको लगता है कि वो 10 आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ, मेंटली वो एक नेगेटिव थॉट में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि उससे और नेगेटिव चीजें, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि उनका ये कैसा चल रहा है, उनके साथ पास्ट में कैसा कुछ ऐसा हुआ है, जेनेटिक है, सो मैनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। और ये जो मैंने सिम्टम्स बताए, ये नहीं कि हम हर किसी के साथ ये सोचें कि ये तो ऐसा कर रहा है तो पेरेंट, ऐसा नहीं है। उनकी बहुत सारी, और जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को पता होता है, क्योंकि एकदम लेवल एकदम हाई, आपको खामखा शक करना, या उनके ब्रेन में इवन ज़्यादा जब भी हो जाता है, ये साइकोटिक में चले जाते हैं तो इनको फिर हेलुसिनेशंस होने लग जाती हैं कि हाँ समथिंग इज गोइंग ऑन। और मतलब कि हर कोई ये जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, कि ऐसे लगता है कि इवन जो यदि उसमें है, जॉब में है, तो ये लगता है कि ये सारे मेरे अगेंस्ट हैं, पूरा ऑफिस मुझे बाहर निकालने में लगा हुआ है, सारी जगह मेरी साजिश चल रही है। तो वो खुद ही बहुत डिस्टर्ब होता है। और ऐसे पेशेंट को बहुत ही, जो उसका पार्टनर है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसे होती है, क्योंकि वो खुद तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और वो करता जाएगा, क्योंकि दूसरा तो कोई उसको टेस्ट ही नहीं कर सकता। उसका बिहेवियर अदरवाइज मतलब बिल्कुल नॉर्मल होगा। वो उसके पार्टनर को पता है कि व्हाट इज गोइंग थ्रू। इवन कई बार तो सीवियर केसेस में वो अपना कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि ऐसे ऐसे है, ये प्रॉपर्टी ऐसे करनी, बिकॉज उनको बहुत ही ज्यादा जो इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। उनके माइंड में पैरेलल यूनिवर्स बन जाता है। हाँ, जहाँ पे पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उनके खिलाफ खड़ी हुई है। हाँ, खड़ी हुई है। आइसोलेट फील, उनको लगता है कि मुझे आइसोलेट चलना है, मैं अकेला ही हूँ, और मतलब ऐसी बहुत सारी थॉट्स पूरा दिन उनके माइंड में चलती रहती हैं। मैम लास्टली, आज की जो जेनजी है, जनरेशन है, जो बिल्कुल न्यू जनरेशन आ रही है ना, उनके लिए रिलेशनशिप के मायने अलग है, रिलेशनशिप के मतलब अलग है। इसके पहले कुछ अलग हुआ करते थे, और आई गेस इसी रीज़न की वजह से उनके रिलेशनशिप ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं रहते। तो ऐसे टाइम पे आज की जो जनरेशन को देखते हुए, आज के सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो अब जो बच्चे आज 16 साल के हो गए हैं, आने वाले टाइम पे कुछ सालों में रिलेशनशिप में आएंगे, शादी करेंगे, ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे फॉर ए हेल्दी रिलेशनशिप एंड हेल्दी मैरिज? सबसे पहले जो आप 16 इयर्स की बात कर रहे हैं, आज की डेट में 16 इयर्स में, मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में जो 16 इयर्स का हो गया है ना, वो 75% बच्चे एक कोई ना कोई रिलेशनशिप फेस कर चुके हैं। लेकिन जो 16 इयर्स का बच्चा है, उसको अभी उसकी जो इमेच्योरिटी है उसमें, अभी उसको जो उसका वर्ड है वो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। ऐसे अभी वही लगेगा तो सही कि बहुत बड़ी बड़ी वाली बातें हैं, लेकिन अभी उसको सिर्फ करियर पे फोकस करना है कि मैं +2 के बाद मैंने लेना क्या है। जो भी गर्ल है, जो भी आएगी, वो सबसे पहले तो यही देखेगी ना। अभी से आप लव के चक्कर में पॉकेट मनी से आप उनके वही आपने गिफ्ट खरीद रहे हो, तो वो उसके अंदर उसका एक बॉन्डिंग पहले से ही, ये एक दिन में नहीं होगा। उसके पेरेंट्स को, उसका जो ग्रुप है, जो पीयर ग्रुप है, वो सब कुछ सारी चीजें पैरेलल चलती हैं।
कि उसकी बॉन्डिंग किसके साथ है, पेरेंट्स में भी, फादर के साथ। तो एक बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग जो है शुरू से कैसी है, आपके साथ वो कितना शेयर कर पा रहा है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो वो आपको, आप उसको बातों बातों में समझा देंगे, उसको किसी बाहर के पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपकी वो बॉन्डिंग नहीं है तो उसको तो उसने तो नॉलेज लेनी है। नॉलेज कहाँ से लेगा? बाहर से लेगा, इधर अब मीडिया से लेगा या अपने फ्रेंड से लेगा, फ्रेंड्स जो ऑलरेडी इस चीज़ में है। तो वहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है। और वो ऐसा नहीं है कि जब वो 16 ईयर्स का हुआ तब पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स का रोल स्टार्ट होता है जब वो बच्चा 3-4 ईयर्स, इवन स्टार्टिंग से ही किसी एक जाने को बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं, हम वो अच्छा तो चल रहा है। एक गैजेट देने से बच्चे की लाइफ सेटल नहीं हो गई है। उसके साथ वो आपके साथ शेयर कितना कर पाता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं और ये बाद में आपको दिखता है। मेरे पास जब केस आता है कि हाँ ये बच्चा अभी 9th में आके हम चाह रहे हैं कि बच्चा मेरी सुन क्यों नहीं रहा, उसने एकदम से मेरे से अलग कैसे हो गया है। जब वो बच्चा 3rd में था तब उसे कुछ एक बच्चों के ना छोटे छोटे से इशू होते हैं कि बुली किया जा रहा है उसको कुछ भी, तब वो बच्चे ने खुद फेस किया। उसको ये आदत पड़ गई कि या तो मुझे खुद फेस करना या अपने फ्रेंड से हेल्प ले लो, कि मेरे पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं है मेरे लिए। तो वो कहते तब आप कहाँ थे जब मुझे ज़रूरत थी, अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने सेशंस में बोलती हूँ कि 9 मिनट्स देने एक बच्चे को बहुत ज़रूरी है। 9 मिनट्स थेरेपी जिसको बोलती हूँ। 3 मिनट उसको सुबह उठाने से पहले, कि ऐसा खींच के तुम लेट हो गए हो, मतलब मेरा अपना स्ट्रेस निकल रहा है ना, उसको 3 मिनट, आप 15 मिनट जल्दी उठ जाओ। मतलब उसके लिए वो बहुत मैटर कर रहा है कि किस तरीके से आप उसको उठा रहे हो। देन 3 मिनट जब वो स्कूल से वापस आता है। जब छोटा बच्चा होता है ना रोहित, उसके बाद बताने को बहुत कुछ होता है। आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, आज इसने ये किया। हम कहते हैं ओके ओके ओके, ठीक है जल्दी करो, ये करो, अपना चेंज करो, खाना खाने के लिए आ जाओ। वी आर नॉट रेडी टू लिसन। फिर अगेन 3 मिनट्स जब वो सोता है तब भी उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है। वो कब बंद होता है? जब आप सुनना बंद करते हो तो कहना बंद कर देता है। और जब फिर आप एकदम से सोचते हो कि ये मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा 9th में आके, अभी उसको आदत नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो एडोलसेंस में ऑब्वियस है, वो एक एज भी उसकी ऐसी चल रही है। उसको आप उसमें वो उसके लगता है कि ये तो मेरे ये मुझे कुछ बता ही नहीं सकते, इन्होंने ना ही कहना है। जनरेशन गैप भी, जनरेशन गैप आ जाता है। एक चीज में और ऐड करूंगा, जो आपने टाइम देने वाली बात बोली ना, कि एक सिनेरियो ये भी आता है ना कि जब बच्चा स्कूल से आता है, आप सपोज करिए आप इस छोटे में तो वो आपको सब बता रहा था, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रही फिर उस तब भी वो आपको सब बता रहा है, लेकिन कोई ऐसी हरकत हुई, आपने उसको तुरंत डांट दिया। हाँ बिल्कुल। अब डांट दिया तो उसको ठीक है, थोड़ा सा एक बार माइंड में ट्रिगर हुआ, नेक्स्ट टाइम आके ना फिर उसने बताया कि आज मैंने ऐसी गलती की है, फिर मैंने ऐसे काम अगली किया। बार बताएगा ही नहीं, अगली बार वो आपको आगे बताएगा नहीं। आप माइंड में क्या सोचोगे कि उसने करना बंद कर दिया, लेकिन उसने करना बंद नहीं किया, उसने बताना बंद कर दिया। राइट। और एक चीज़ और होती है, हर जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास जाएं। हर घर में अपना एक काउंसलर ढूंढो, होता है वो, कि जिसके साथ आप सारी बात शेयर कर, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करो। और वो फैमिली से ज़्यादा रोहित कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो फैमिली बताएगी ना आपको, चाहे वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हो मुझे, लेकिन उनके फीडबैक 100% सही है। तो वो कंफर्ट जोन होनी चाहिए कि बच्चा मुझे खुल के बता सके। इवन जब हम बड़े भी हो गए हैं तो ऐसा कोई एक होना चाहिए कि जो आपको, आपका वो काउंसलर बन के आपको सही सलाह दे पाए, ताकि दूसरे काउंसलर की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि उस मतलब इतना पीक तक बात पहुंचे ही नहीं। तो वहीं पर यदि हम हैंडल कर लेना बच्चे को तो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत डीप डिस्कशन रहा रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, बच्चों को लेके। बड़ा मज़ा आया, लोगों को भी शायद मज़ा आया होगा। कमेंट्स में मैं इंतज़ार करूँगा लोगों का कि वो कितना उनको चीज़ें जेन्युइन लगी और कितना उन लोगों ने अपनी लाइफ को इससे बेटर बनाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सो मच।